नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में चलने वाले पेपर मैकेनिक्स का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं, साथ ही उन पर किस प्रकार के बल लग रहे हैं, वह पिंडों की गति के बीच में किस प्रकार का संबंध है, उसका भी अध्ययन करते हैं। सामान्यतया मैकेनिक्स को दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला पार्ट जो है वो है स्थैतिक पार्ट और दूसरा पार्ट है वो है गतिकी पार्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्थैतिकी में ऐसे पिंडों का अध्ययन करते हैं जो कि विराम अवस्था में रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं, अर्थात समय के साथ इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि गतिकी में हम ऐसे पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं जो कि गतिशील हो, साथ ही उन कारकों को भी या कारणों को भी ध्यान में रखते हैं कि किस वजह से पिंड की गति खो रही है। अर्थात पिंड की गति के कारकों को ध्यान में रखते हुए पिंड की गति का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो गतिकी कहलाती है। अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की बुक्स जो है मैकेनिक्स हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पहला चैप्टर है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र को अपने छोटी कक्षा 11-12 या उससे पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि निर्देश तंत्र क्या होता है। एक बार पुनः अपन इसको रिमाइंड करेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र एक निकाय होता है और निकाय हम सदैव किसी न किसी समूह को कहते हैं। यहाँ जो समूह है वो समूह है 3 दिशाओं का। सामान्यतः अपन जैसे 3 दिशाएं लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। इन तीनों दिशाओं से निर्मित जो निकाय है वही निकाय निर्देश तंत्र कहलाएगा। अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। और यहाँ पर कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम इस त्रिविमीय दिशाओं के निकाय को काम में लेंगे। साथ ही निर्देश तंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी भी कुछ शर्तें हैं कि निर्देश तंत्र कैसा हो। और उसमें सबसे पहले जो है, सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं अपन, वो है कि निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सभी जगह मान्य हो और साथ ही उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ऐसा ही एक निर्देश तंत्र है जिसको हम कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर बनाया है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र ही। इसकी तीनों अक्षें जो ली है अपने एक्स, वाई और जेड, वो एक दूसरे के लंबवत रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। अर्थात किन्हीं भी 2 डायरेक्शन के बीच का अगर अपन एंगल देखें तो वो एंगल 90 डिग्री आता है। साथ ही ये तीनों लंबवत अक्षें किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है और वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु
अब इस निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को अपन कैसे व्यक्त करें? तो कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के निर्देश तंत्र में दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि कण की स्थिति को स्थिति सदिश के द्वारा निरूपित किया जाए, स्थिति सदिश के द्वारा। और दूसरा तरीका है कि कण की स्थिति को निर्देशांकों के द्वारा निरूपित किया जाए। सबसे पहले हम लेंगे कि कण की स्थिति को स्थिति सदिश के द्वारा कैसे निरूपित करें। तो उसके लिए जैसा कि अभी अपने बताया कि कण की स्थिति को निर्देश तंत्र के द्वारा निर्देश तंत्र में व्यक्त किया जाता है, और उसका व्यक्त करने का जो सबसे पहला तरीका है वो जैसे बताया अभी कि स्थिति सदिश के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक निर्देश तंत्र लेते हैं, जिसकी तीनों डायरेक्शन x, y और z है। ये मूल बिंदु O है, और इस निर्देश तंत्र में मान लेते हैं कि कण किसी बिंदु P पर स्थित है। तब मूल बिंदु O और बिंदु P को आपस में मिला दो, और दोनों को जिस सीधी रेखा के द्वारा मिलाते हैं उस सीधी रेखा के द्वारा जिस सदिश का निर्माण होता है वो कहलाता है स्थिति सदिश। अर्थात इस स्थिति सदिश R के द्वारा कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि कण की स्थिति को निर्देशांकों के द्वारा निरूपित करें, निर्देशांकों के द्वारा। अब यहाँ पर जो निर्देशांक हैं वो कौन से होंगे? सामान्यतः जैसे अपने निर्देश तंत्र बनाया x, y और z डायरेक्शन से, उसमें 3 डायरेक्शन अपने को मिली x, y और z, और हम जानते हैं कि किन्हीं 2 डायरेक्शन के द्वारा किसी तल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर x और y दिशा से मिलकर निर्मित तल है वो है xy तल, y और z दिशा से निर्मित तल है yz तल, और z और x दिशा से निर्मित तल है xz तल। अब जैसे कि अपन ने बिंदु P लिया था पहले जहाँ पर कण स्थित है, तो उस बिंदु P के द्वारा हम तीनों तलों पर लंब डालेंगे, और जो लंब की लंबाई अपने को प्राप्त होती है वो उस कण के निर्देशांक कहलाएंगे, उस पिंड के निर्देशांक कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक घना बनाता हूँ जिसमें अपन एक निर्देश तंत्र भी लेंगे, और उस निर्देश तंत्र के द्वारा निर्मित जो तल हैं उन पर अपन बिंदु P के से लंब डालेंगे, और वो लंब की लंबाइयाँ जो हैं वो इसके निर्देशांक कहलाएंगी। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर निर्देश तंत्र डिफाइन कर लेता हूँ कि ये मूल बिंदु O है, और मूल बिंदु O से ये x डायरेक्शन होगी, ये y डायरेक्शन होगी, और ये z डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट जहाँ पर कण स्थित है मान लेते हैं कि बिंदु P है। इस बिंदु P को बिंदु O से मिलाने पर अपने को एक स्थिति सदिश मिलता है जिसको यहाँ पर R से लिखा है। बाकी के जो घनाभ के साथ या 6 कोने रहेगी उनको भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको N दे दिया, इसको M दे दिया, इसको C और इसको L। अब हम बिंदु P से तीनों तलों पर लंब डालते हैं। तल यहाँ पर जो है वो है XY तल, YZ तल और ZX तल।
एक्स वाई तल पर अगर लंब डालें तो एक्स वाई तल जो है वो अपना ये है एक्स वाई, और बिंदु P से अगर इस तल पर लंब डालें तो वो लंब की लंबाई मिलेगी अपने को PC। और इसका निर्देशांक है वो है Z डायरेक्शन में, तो निर्देशांक हो जाएगा Z। इसी प्रकार से YZ तल जो है वो ये है। इस YZ तल पर बिंदु P से लंब डालें तो वो लंब की लंबाई होगी PA, और ये x डायरेक्शन के पैरेलल है, इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा x। और इसी प्रकार से तीसरा तल जो है वो है ZX। इस तल पर बिंदु P से लंब डालें तो वो लंब आएगा PB, अर्थात लंब की लंबाई जो है PB, और ये PB y डायरेक्शन के पैरेलल है, इसलिए इसकी लंबाई लाएगी y। अर्थात यहाँ पर अपने को 3 प्रकार के निर्देशांक मिलते हैं, x, y और z। इन निर्देशांकों के द्वारा भी इस कण P की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। धन्यवाद।